नमस्कार आप सभी को। मैं सुबोध मिश्रा आज के इस विशेष लेक्चर सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इससे पिछले सेक्शन में ग्रीक ज्योग्राफर पढ़ाया था और उसके विभिन्न पक्षों को हमने आपके सामने रखा था। उम्मीद है उस लेक्चर के द्वारा, उस कंटेंट के द्वारा कम से कम ग्रीक ज्योग्राफर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सहजता से बना पाएंगे। आज का एक प्रयास है कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं नेट में, जेआरएफ में या प्रवक्ता परीक्षा में, जो भी मास्टर डिग्री से ऊपर एग्जामिनेशन होते हैं ज्योग्राफी के लिए, उस क्वेश्चन को किस प्रकार, उन सभी क्वेश्चन को किस प्रकार विश्लेषित किया जाए, उसकी व्याख्या की जाए और उन क्वेश्चन को लेकर किस प्रकार अपनी क्षमता का विकास किया जाए। आमतौर पे क्वेश्चन हमें कंटेंट को विकसित करने में, उस विचार को विकसित करने में बहुत मदद करते हैं। कभी हम कंटेंट को पढ़ते हैं और फिर देखिएगा उनको पढ़ के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल लगता है कि ये थॉट्स, ये कोर एरिया है और यहाँ से हम इस विषय वस्तु पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम बनाने में सक्षम होंगे। पहला क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, पिछले वर्षों के पेपर से सेलेक्ट करके। उसमें ये क्वेश्चन है बॉन-थ्यूनेन मॉडल से। जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो भी इसकी तरफ बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोनों ही माध्यम के बच्चे इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बॉन-थ्यूनेन मॉडल है, जर्मन के ज्योग्राफर थे, जर्मनी के, जिन्होंने एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी दिया और उससे संबंधित एक सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि जो आइसोलेटेड स्टेट्स हैं वहां पे जो एग्रीकल्चर लैंड यूज होगा वो किस प्रकार का होगा। ये बताता है ऑप्शन कि मार्केट गार्डनिंग होगी, फ्रेश मिल्क एंड फायरवुड होगा, टिम्बर होगा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा। इस प्रकार के सीरीज ऑफ लैंड यूज पैटर्न बता रहे हैं। मैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रोसेस बताता हूं, उसके द्वारा आप आसानी से जुड़ पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, बॉन-थ्यूनेन ने एक एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी दिया जिसको मैं एक आधे हिस्से से बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो सेंटर एरिया है, मार्केट है, ये पहला एरिया होगा जिसको आप जीरो एरिया कह सकते हैं। तो इस एरिया में क्या है कि सबसे पहले एरिया में मार्केट होगा। मार्केट के पास जो पहला सर्कल होगा, फर्स्ट सर्कल होगा, वो एरिया प्रोड्यूस करेगा मार्केट गार्डनिंग की फसलें और उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क एंड वेजिटेबल एंड मार्केट गार्डनिंग रिलेटेड थिंग्स। सो पहले सर्किल है, इन्होंने बताया कि जो पेरिसेबल आइटम होंगे या ऐसी चीजें जिसका डेली यूजेज है हमारे ग्रोसरी प्रोडक्ट का, वो मार्केट के पास प्रोड्यूस होगा। इसके बाद उन्होंने कहा दूसरा एरिया, सेकेंड सर्कल। सेकेंड सर्कल कहा कि इस एरिया में वुड्स और फायरवुड का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वो हेवी गुड्स हैं। अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह ले जाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होगा, मार्केट के पास होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा। सो फायरवुड का प्रोडक्शन जो है वो सेकेंड सर्कल में आएगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इससे दूर जाएंगे तो ऐसी कृषि होगी जो बाजार के क्षेत्र के लिए सघन कृषि या इंटेंसिव एग्रीकल्चर का रूप होगा। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का रूप होगा, ये एरिया होगा। तो थर्ड एरिया इंटेंसिव एग्रीकल्चर का होगा। ये चौथा एरिया होगा, इससे दूर जाएंगे तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का रूप होगा, जिसको हम कहते हैं विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि का रूप होगा, फोर्थ सर्कल। इसे जब दूर जाएंगे और फिफ्थ सर्कल जो 3 फील्ड सिस्टम होगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि 3 फील्ड सिस्टम कौन सा होगा, इसको 1 कर दें
2 कर दें 3 4, जो 5 होगा वो 3 फील्ड सिस्टम होगा, जिसमें 1/3 हम अंग्रेजी के हुए हेलो लैंड के रूप में छोड़ देते हैं। और जो लास्ट एरिया होगा, जो सबसे बाद का एरिया होगा, वो आपका एक्सटेंसिव ग्रेजिंग लैंड होगा। एक्सटेंसिव ग्रेजिंग लैंड यानी कि विस्तृत चारागाह भूमि है। इस प्रकार बाजार से दूर जाने के क्रम में क्रमशः इस प्रकार के भूमि उपयोग पर उन्होंने बल दिया। मुख्य उद्देश्य था कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम किया जाए और जो पेरिसेबल आइटम है, जो कम समय में विनाश होने वाली चीजें हैं, उसको मार्केट के पास रखा जाए। अब देखिए, मैं यहां पे आता हूं कि आपका जो ऑप्शन है उसमें कौन सा प्रॉपर है। इसमें ये पांचों एरिया, मैं आगामी एग्जामिनेशन के लिए बात बता रहा हूं कि इस तरह के 5-6 सर्कल को आप अगर याद कर लें तो आने वाले समय में क्वेश्चन एनालिसिस के साथ साथ उन चीजों को आप बेहतर कर पाएंगे, अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर पाएंगे। सो इसका जो एरिया होगा, इसका जो आंसर होगा, वो आंसर होगा ए। जो आंसर यहां आ रहा है वो आ रहा है ए का। ये आंसर ए इसका बेहतर आंसर है। सो पहले क्या है, मार्केट गार्डनिंग है, फायर एंड मिल्क प्रोडक्शन है, टिम्बर्स हैं, उसके बाद इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, एंड देन तीसरे एरिया के बाद कुछ है नहीं। तो 3 ही फील्ड को दिया और 3 फील्ड में जितना भी ऑप्शन आपको लग रहा है वो दूसरा ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ बेहतर ऑप्शन बनता है। तो फ्रेंड्स, में जो क्वेश्चन एनालाइज करने की कोशिश किया, इसका उद्देश्य ये था कि इस क्वेश्चन के द्वारा आप वॉन थ्यूनन के सभी सर्कल को आसानी से याद कर पाएं और फिर जब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आप बेहतर से बता पाएं। अब देखिएगा, ये है माइग्रेशन। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हम गलती करते ही करते हैं। देखिएगा, ये एरिया है हमारे एग्जामिनेशन में के दायरे में, उसमें पूछा हुआ है कि इसमें से जो एरिया है, इस स्ट्रीम में माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है भारत में। जो आपका 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन आपको एनसीईआरटी बुक में भी है और बड़ी पुस्तकों में भी है, राइट। आप देखिएगा 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन इंडिया के आपको नजर आएंगे। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में हम लिखते हैं रूरल टू रूरल, सेकेंड लिखते हैं रूरल टू अर्बन, तीसरा लिखते हैं अर्बन टू अर्बन, एंड चौथा लिखते हैं अर्बन टू रूरल। ये 4 स्ट्रीम्स होते हैं। हमने अपने एनसीईआरटी बुक में भी लिखा होगा कि देश के आंतरिक भाग में जो माइग्रेशन की धाराएं होती है वो किस प्रकार होती है। आमतौर पर बच्चे ये समझते हैं कि जो ये सेकेंड एरिया है उसमें लोग व्यवसाय के लिए माइग्रेट करते हैं। तो जो पहले रिफ्लेक्शन में देखेगा कि प्रवास सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, तो इससे ये समझ आएगा कि गांव से नगर की ओर होगा। वो प्रवास क्या होगा इस रूप में कि व्यवसाय के लिए जा रहा है, एजुकेशन के लिए जा रहा है। लेकिन देखिएगा कि ये एरिया जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं, उसको देख के भी छोड़ देते हैं कि गांव से गांव क्या माइग्रेशन होगा। लेकिन देखिएगा, ये माइग्रेशन मैरिज के लिए होता है, वीमेंस का होता है, पर्टिकुलरली वीमेंस का होता है। और ये माइग्रेशन आपको एक तकरीबन 50% पॉपुलेशन का है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। लॉजिकली ये है कि ये माइग्रेशन, दूसरी चीज देखिएगा, जो अदर स्टेट्स में भी माइग्रेशन होते हैं, रूरल टू रूरल, एग्रीकल्चर के लिए माइग्रेशन होते हैं, लेबर वर्क के लिए माइग्रेशन होते हैं। तो आप बिना किसी सोच के ये स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में सबसे ज्यादा प्रवास किस धारा का होता है, रूरल टू रूरल, यानी गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर। तो यहां पे मानिएगा कि ये सबसे ज्यादा होता है। या पूछ दे इसमें से महिलाओं का सबसे ज्यादा माइग्रेशन किस स्ट्रीम में होता है, तो रूरल टू रूरल होता है। अगर पूछते रोजगार के लिए सबसे ज्यादा, शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा कहां होता है,
तो आपका सेकंड हो जाएगा, रूरल टू अर्बन हो जाएगा। लेकिन ऐसा जोड़ दे, देखिए क्वेश्चन बनाने वाले बहुत बड़े इनोवेटर होते हैं। अगर आपको ये पूछ दे कि बुजुर्गों का प्रवास, रिटायर्ड पर्सन का प्रवास और नगर के प्रदूषण के कारण प्रवास सबसे ज्यादा कहां होता है, तो वो होता है अर्बन टू रूरल। देखिएगा, जो रिटायरमेंट की एज में व्यक्ति नगर से गांव की ओर, अपने कार्य क्षेत्र से गांव की ओर लौट आता है, या नगर में बहुत ज्यादा प्रदूषण है तब भी व्यक्ति लौट आता है, तो ये एक फेज दिया आपको कि सबसे ज्यादा प्रवास किसमें होता है। इस फेज के अनुसार हमने एनालाइज किया कि इससे क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं। महिलाओं का प्रवास करेक्ट हो गया। दूसरा, पढ़ने वाले, रोजगार के लिए जाने वाले व्यक्ति का प्रवास रूरल से अर्बन होता है। लेकिन जो आप देखिएगा ओल्ड एज में, रिटायरमेंट के बाद अर्बन टू रूरल हो जाता है। अब ऐसा पूछे, जो आमतौर पे क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। अगर पूछे बेहतर जीवन शैली के लिए प्रवास कहां होगा, एक अपनी बेहतर जीवन शैली से और बेहतर जीवन शैली की ओर व्यक्ति जाना चाहता है, तो उसका प्रवास किसका कहां होगा। देखिएगा, कोई व्यक्ति चंडीगढ़ रह रहा है, कैलिफोर्निया चला गया, लंदन चला गया, वहां पे प्रवास का जो मुख्य अर्थ है वो बेहतर जीवन शैली है। तो इन चारों ऑप्शन पे विचार करें, गहरी सोच बनाएं, तो फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे तो माइग्रेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सहजता से करने में सक्षम होंगे। तो ये एरिया है जिसको हमने दूसरे क्वेश्चन के रूप में बताया कि हमारे क्वेश्चन थे कि प्रवास जो है सबसे ज्यादा कौन सा प्रवास होता है, रूरल टू अर्बन होता है, रूरल टू रूरल होता है, और इसमें हमने जोड़ने की कोशिश की कि किन व्यक्तियों का प्रवास किस धारा के लिए होता है। सो सेकंड क्वेश्चन हमने प्रवास से लिया और एक छोटे क्वेश्चन को हमने आपसे डिस्कस किया। यहां पे देखिएगा कि ये क्वेश्चन है, द अप्रोच दैट सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू रीटर कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन साइंटिफिकली इट टर्म एज। हिंदी में समझिए कि एक ऐसी विचारधारा जिसको वैज्ञानिक रूप से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, रीटर ऐसा मानते हैं। Some of the geographical facts according to Ritter cannot be explained scientifically। जो भूगोल की विचारधारा है, जहां पे ज्योग्राफी के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती है, उसको किस कैटेगरीज में, किस क्रम में रखा गया। यहां पे देखिएगा, इसको जो रखा गया वो ईश्वरवादी विचारधारा कहते हैं। रीटर जो थे एक महान ईश्वरवादी थे, कैलियोलिस्ट थे। इस विचारधारा को मानिएगा, आप फील कीजिएगा उनके विचारों में कि जीवन के हर एक क्षेत्र में, भूगोल के हर एक विषय वस्तु में ईश्वरीय सत्ता का आभास कराने वाले ज्योग्राफर्स रीटर थे, और उनका टेलियोलिस्ट थिंकिंग, ईश्वरवादी विचारधारा इस प्रकार के कथन का एक हिस्सा है। इसको इस तरह व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, द पर्सन यूजुअली गिव द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशमेंट द वैलिडिटी ऑफ आइडिया दैट वेयर वाज द ice age duration which the ice sheet covered much of the northern hemisphere। देखिए, एक ज्योग्राफर थे लुई अगासिस। लुई अगासिस ने इस बात पे जोर दिया, इस चीज को प्रमाणित किया कि प्लिस्टोसीन आइस एज में पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा बर्फ के अंदर ढका हुआ था। साइबेरिया का एरिया, साउदर्न एरिया, कनाडा का एरिया, ये सारे जितने हिस्से थे बर्फ के अंदर थे। आज के दिन में इन्हीं बातों को प्रमाणित करके कहते हैं कि जितने भी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लेक्स हैं, जो आपको फिनलैंड का लेक्स हैं, कनाडा के लेक्स हैं, और सारे एरियाज के लेक्स नजर आते हैं, उन सभी की उत्पत्ति एक ग्लेशियर के रूप में है। ग्लेशियर के प्रेशर के कारण जो चीजें लोलैंड के रूप में डेवलप हुआ, और बाद में बर्फ के जमाव के कारण उन झीलों का विकास हुआ। तो प्लिस्टोसीन युग में हिम के जमाव की जो बात है उसको प्रमाणित किया इस ज्योग्राफर ने। अब देखिए, अब पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज चिली और चाइल्ड बिलोंग टू अकॉर्डिंग टू द शेप।
एक शेप के आधार पे, आकृति के आधार पे चिली, चाइल्ड कहते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो किस वर्ग के देश के अंतर्गत आता है। यहां पे लिखा हुआ फ्रेगमेंटेड, एलोंगेटेड, कॉम्पैक्ट, राइट। देखिएगा ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए हमारे ये दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ पे देखिएगा ये पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट, एक लंबा तटीय एरिया। जो लंबी तटीय रेखा वाला देश होता है, ऐसे देश को एलोंगेटेड कहते हैं। सो देखिएगा ये पेरू के तट से लेकर यहां से चिली तक इसका जो विकास है एलोंगेटेड कोस्ट के रूप में है। अगर भारत के लिए इसको उपयोग करना चाहें तो हमारा केरला का कोस्ट इस तरह का तटीय क्षेत्र आएगा। सो चिली की कल्पना हम कंपैरिजन हम केरल से करते हैं। भारतीय राज्य में केरल एक प्रकार का एलोंगेटेड स्टेट है, राइट। तो इन चीजों को आप देखिएगा कि हमने इस ऑप्शन में, मैं समझता हूं कि एलोंगेटेड इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट एरिया है, इसको अच्छे से एनर्जी से समझिए। कभी कभी छोटी बातें भी हमारे 2 से 4 मार्क्स को ले जाते हैं और फिर मुश्किल होता है। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने डेजर्ट को बताया है। आमतौर पे ऐसे डेजर्ट वाले क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लोकेशन बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इन चीजों की व्याख्या करना और बेहतर से कम ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको किसी भी कैंडिडेट के इसके पास पहुंचने का मौका मिलता है। कॉमन एरर ना हो, बहुत ही आसान सा मिस्टेक ना हो। यहां में अटकामा, गोबी, सोनारन और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट का लोकेशन है और उस कंट्री से मैच करना है, राइट। मैं बताता हूं एक मैप से। ऐसा कोई एरिया है, एक हमारा अफ्रीका का, ये सऊदी अरब का एरिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया का है, ये अफ्रीका का एरिया है, ये साउथ अमेरिका का एरिया है, ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया है। अब मैं इसमें मार्क कर देता हूं कि डेजर्ट के लोकेशन को। यूरोप में लोकेशन डेजर्ट की बात ही नहीं, ट्रॉपिकल डेजर्ट की। तो यहां पे देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, ये एरिया जो कैलिफोर्निया का एरिया है, इसको हम कहते हैं सोनारन डेजर्ट। ये एरिया है सोनारन डेजर्ट का, राइट। उसके बाद देखिए कि ये एरिया है जो अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सेक्शन, इसको हम विक्टोरिया डेजर्ट कहते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को हम विक्टोरिया डेजर्ट के नाम से जानते हैं। यहां पे देखिए कि आपको ऑप्शन में गोबी डेजर्ट है और अटाकामा डेजर्ट है। इसको मैं सामने लाता हूं, गोबी डेजर्ट और अटाकामा डेजर्ट। यहां देखिएगा ये मंगोलिया का एरिया है, ये, और ये एरिया गोबी डेजर्ट का एरिया है। और यहां पे देखिएगा बीच का नॉर्दर्न एरिया, चिली का भी हमने डिस्कस किया था, यहां पे अटाकामा डेजर्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये मैप क्यों बना रहा हूं। जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने चलें तो वो चीज तभी आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा जब उसके साइड में आपने मैप बनाया, उसको दिखा दिया और उसके बारे में एक विचार पक्का हो गया। ये अटाकामा डेजर्ट चिली का एरिया है, गोबी मंगोलिया का एरिया है। फिर ये एरिया आपको यहाँ आंसर ढूंढने में मदद करेगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मार्क किया है कि वेस्ट एशियन डेजर्ट सोनारन डेजर्ट है, और सोनारन डेजर्ट को हमने कैलिफोर्निया में बनाया है। उसी को मोहेब डेजर्ट भी कहते हैं, उसी को हम कैलिफोर्नियन डेजर्ट भी कहते हैं। सो नाम से ही है सोनारन डेजर्ट, आपका ये आंसर नॉट करेक्ट कह रहा है, तो सोनारन डेजर्ट इसका प्रॉपर आंसर होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आया और इसको कर पाएंगे आप। अब देखिए हमारे पास इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन विच रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन इज कॉल्ड। बड़ी अच्छी बात है। देखिएगा कि कभी कभी ऐसे शब्दों का हमें उलझन होता है। अब देखिएगा कि मैं इसको समझाता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और किस रूप में इसकी व्याख्या संभव है।
देखिएगा कि एक पर्वत की ढाल है, ऐसा कोई पर्वत का ढाल है, और यहाँ पे नदियों का प्रवाह इस रूप में है, राइट। नदियां अपने साथ या कोई दूसरा भी एजेंट अपने साथ कोई कण को ले जा रहा हो। जब कोई पत्थर का कण इस प्रकार का हो जो सरफेस से लगकर स्क्रैच करते हुए आगे बढ़ता हो, तो उसको हम अपघर्षण कहते हैं, या उसको हम कोरिजन कहते हैं। ये एरिया है कोरिजन, जो नीचे टकराता है, नीचे तोड़ने का काम करता है। फिर देखिएगा इन दो पत्थरों के टकराने के कारण ये पत्थर टूटने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम सन्निघर्षण कहते हैं, सन्निघर्षण, या उसे हम एक्ट्रीशन कहते हैं, एक्ट्रीशन कहते हैं। यानी कि दो चट्टानों के टकरा जाने के कारण उसका टूटना एक्ट्रीशन कहलाएगा। सो कॉलिजन ऑफ टू रॉक और द ब्रेकिंग ऑफ रॉक ड्यू टू कॉलिजन, ये आपको कहलाएगा एक्ट्रीशन। अब देखिएगा इसमें बाद में ये टूटने के बाद छोटे छोटे कण आ जाएंगे इसमें। इन कणों के कारण जो टूटने की क्रिया होगी उसको हम इंग्लिश के शब्द में कोरोजन लिखते हैं और हिंदी के शब्द में घुलन लिखते हैं। कभी कभी जो एक बार पढ़े होते हैं उसको कई बार नहीं देखा होता है, तो कोरेजन कोरोजन में एग्जाम के टाइम में आपको डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं गए होते हैं। तो देखिएगा ये कोरेजन का प्रोसेस है, घुलन की क्रिया है, और ये इसका जो आंसर आएगा वो कोरेजन है, कोरोजन आएगा। देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको, इसमें देखिए एट्रीशन है, कोरेजन है, डबल आर है, हमने सिंगल लिखा है। तो यहाँ पे देखिएगा कोरोजन है, देखिएगा यहाँ पे दोनों में ओ है, तो ये क्रिया जो है ये करेक्ट आंसर होगा, सी आंसर होंगे। जो सॉल्यूशन के द्वारा टूटने की क्रिया को हम कोरोजन कहेंगे, चट्टानों के टकराने के कारण टूटने की क्रिया को हम सन्निघर्षण कहेंगे, और जो सरफेस का सतह का खुरचना चट्टानों के बहाव के साथ उसे हम अपघर्षण कहेंगे। तो ये प्रक्रिया है जिसको आप शाब्दिक रूप से जानें। अब देखिएगा कि which of the following occupies the trophic level in the food chain? Following occupies the trophic level 1, फर्स्ट लेवल कह रहा है, तो बड़ी आसानी से आप समझते हैं और आपने हर एक जगह काम किया होगा, और जब परिस्थिति पर्यावरण को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा जो ये पिरामिड बनता है, उस पिरामिड में ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बनते हैं। तो पहले लेवल पे देखिएगा कि वो प्लांट्स होता है जिसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद देखिएगा सेकेंड में हार्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, फिर ऊपर जाने के बाद डिकम्पोजर होता है, राइट। सो ट्रॉपिक लेवल पे सबसे टॉप में देखिएगा वो डिकम्पोजर होगा, और फर्स्ट लेवल पे वो होगा जो आपको प्लांट के रूप में होगा, या आप कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स होगा। इसके लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाए तो ये होगा ऑटोट्रॉप्स। सेकेंड लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। होप ये बड़ी बेसिक चीज है, एग्जाम के टाइम में इस तरह की गलती ना हो तो बेहतर है। तो आप देखिएगा हमारे पास ये है, whom of the following expounded the concept of the present is the key of past। देखिएगा जियोमॉर्फोलॉजी की बुक, चाहे वो सविंदर सिंह की बुक है, कोई भी जियोमॉर्फोलॉजी की बुक या ज्योग्राफिकल थॉट की बुक, ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट चैप्टर में हमेशा नजर आता है, और इसको कई ढंग से पूछते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक रूपतावाद, यूनिफॉर्मिज्म, या फिर एक रूपतावाद। इसमें एक रूपतावाद में यह कहा गया प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट, राइट। इस स्टेटमेंट को दिया था हटन ने। तो हटन ने कहा वर्तमान अतीत की कुंजी है, कुंजी है। वर्तमान को देखकर हम अतीत की भूआकृतियों की व्याख्या कर सकते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट को कहा था इस ज्योग्राफर ने, जिसका नाम था
जेम्स हटन। अब एक कश्मीर वैली को एक क्वेश्चन के रूप में लिया, इंडिया से रेंजेस वैली फ्रॉम द इंडस वैली, तो ये ग्रेटर हिमालय है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको उन्होंने पूछा है भारत के भूगोल से। अब देखिए यहाँ पे विच मैप इज, इफ अ मैप इज ड्रॉन ऑन RF 1:55,000, which of the following represent trees and will correct the map is a reduced scale। एक बात और देखिएगा, ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कि हम गलतियां करते हैं। देखिएगा, रिड्यूस्ड स्केल और इनलार्ज स्केल दोनों का फर्क होता है। रिड्यूस में क्या करना है, उस एरिया को हम डबल कर देते हैं। देखिएगा, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक हमारा मानचित्र है जो एटलस वाला है, आप पढ़ते हैं। एक हमारा वॉल मानचित्र है जो आपके घर में लगाए होते हैं स्टडी के पर्पज से, और एक मानचित्र होता है जो आपके गांव का कैडेस्ट्रल मैप होता है। देखिएगा, जो सबसे बड़ा स्केल होगा वो कैडेस्ट्रल का होगा, उसके बाद का जो स्केल होगा मध्यम आकार का वो आपका वॉल मैप का होगा, और सबसे छोटा स्केल जो होगा वो आपका एटलस मैप का होगा। तो जो RF है उसमें क्या करना है, अगर इसके प्रोपोर्शन को डबल कर दीजिए तो उसका सही आंसर आ जाएगा। सो 5500 है, उसका अपोजिट हो जाएगा 11 हो जाएगा, राइट। क्लियर, 5500 है तो 11,000 हो जाएगा। क्लियर, सो डबल हो जाएगा। ये RF में पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, और ये हिस्सा आपको पहले कर लेना चाहिए थॉट के साथ, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन गलत ना हो, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन और रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन गलत ना हो जाए। देखिएगा, ये ओशन सॉल्ट के बारे में पूछा हुआ है, दोनों चीज को ध्यान दीजिएगा। ओशन में जो खनिज होता है, मिनरल्स होते हैं, उसकी मात्रा को सागर की लवणता कहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है वो सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, एक्चुअली सोडियम क्लोराइड होता है, राइट। तो यहाँ उसको बनाएंगे, इस चीज को परसेंटेज के रूप में देखेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे क्लाउड पूछा हुआ है, राइट। क्लाउड के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, शायद इससे आपको हमेशा याद रहे। पूछता है कि इसमें सबसे ऊपर कौन सा क्लाउड होगा, सतह से ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्लाउड जो है उसका जो रूट है वो लैटिन रूट है, लैटिन शब्द से बना हुआ है। इसमें देखिएगा कि इस तरह के हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो 3 लेवल का क्लाउड मान लीजिए। जो सबसे ऊपर होता है वो साइरो होता है, उसके बीच का जो होता है एल्टो होता है। सबसे ऊपर जो हो गया वो साइरो हो गया, और उसके बीच का हो गया एल्टो हो गया, और सबसे जो नीचे का क्लाउड होगा उसको हम निम्बो कहते हैं। तो वी हैव 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्लाउड। अब देखिएगा, इसको एक बार में याद भी हो जाएगा। साइरो अपर क्लाउड, एल्टो मिडिल क्लाउड, और निम्बो लोअर क्लाउड। अब देखिएगा, इसको हिंदी भी करते हैं। ये मध्य बादल होता है, ये वर्षा बादल होता है, और ऊपर वाले साइरो को हम कहते हैं पक्षाव। अगर आपको ऑप्शन ऐसे आए तो पक्षाव से पता नहीं चलता है, तो साइरो को हम पक्षाव कहते हैं। तो अगर इस ऑप्शन में देखिए तो वहां के ऑप्शन में आपको साइरो नजर आता है, साइरोनिम्बस, इसमें कहीं भी साइरो नहीं है। तो साइरो जो है सबसे ऊपर का क्लाउड हुआ। अब इसमें मैं दूसरे कॉन्सेप्ट को जरा जोड़ता हूं तो उससे और भी आप करीब आ जाएंगे, या समझने की कोशिश करेंगे, करीब मैंने थॉट्स के करीब आ जाएंगे, ऐसा कह रहा हूं मैं। तो देखिएगा, यहाँ पे 2 तरह के अरेंजमेंट होते हैं। जब हम क्लाउड पढ़ते हैं तो इस तरह का अरेंजमेंट बनता है, एक तो कर्ली टाइप का बनता है और एक लेयर टाइप का बनता है। जो लेयर होता है वो स्ट्रेटस होता है, और ये जो होता है वो क्यूमुलस होता है। इसको हम स्तरित कहते हैं, और इसको हम कपौसी कहते हैं। तो सभी बादल का 2 रूप बन जाएगा,
इससे सारे बादल आपको याद हो जाएंगे। देखिएगा साइरो क्यूमुलस एंड साइरोस्टेटस, उसका हिंदी हो गया पक्षाव कपासी, पक्षावस्तरित। वही एल्टो का दो रूप हो गया पक्षाव कपासी, एल्टो क्यूमुलस, मध्य कपासी और मध्य स्तरित। और ऐसे निम्बो का रूप हो जाएगा निम्बो क्यूमुलस एंड निम्बो स्टेटस। अब देखिएगा जो हमारे पास ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार आप आगे जाकर, इससे भी आगे जाकर इसको आप अरेंज कर सकते हैं टॉप टू बॉटम, राइट। सबसे नीचे वाला जो बादल होगा वो निहायती रूप से निम्बस होगा। यह निम्बो है, देखिए निम्बो सबसे नीचे हो गया, मध्य में एल्टो हो गया और सबसे ऊपर जो हो गया साइरस हो गया। तो इस प्रकार के विचार को विकसित कीजिएगा। तो क्वेश्चन बनाने के क्रम में, क्वेश्चन को एनालाइज करने के क्रम में आपकी क्षमता का विकास कई गुना होता है, कई लेयर्स में होता है। फिर आप पाते हैं कि क्वेश्चन बना के आप अपनी क्षमता को न केवल जज करते हैं बल्कि उसको कई लेवल तक स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिएगा ये विश्व का विंड है, विश्व की पवनी है। उन पवनों को मैं थोड़ा सा बताता हूं। इसके नेचर को पूछो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फोन वार्म विंड, आल्प्स माउंटेन का, मिस्टल a cold wind from Alps over France, Santa Ana warm and dry wind moving down to the Appalachian mountain, and Bora is a wind east coast of Adriatic। मैं इसको बताता हूं थोड़ा सा हिंदी को यूज करके। देखिएगा ये हमारा अफ्रीकन एरियाज है, ये आपको अरब का एरिया है, ये अगेन हमारा ऑस्ट्रेलिया का एरिया है, ये हमारा विंड है, लेकर एरिया है अमेरिका का। यहाँ पे यूरोप बनाना पड़ेगा, इस एरिया को इस तरह के यूरोप को देख सकते हैं। अब हमें उन सभी विंड को जज करना है, तो विंड कहाँ है और उसका नेचर क्या है। देखिएगा एक हमारा यहाँ पे पर्वत है, ये आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में, इस तरह के पर्वत के उत्तरी भाग में ये पर्वत से नीचे उतरने वाले विंड फोन है। तो ध्यान दीजिएगा जो विंड पर्वत से नीचे उतरता हो ऑलवेज टेम्परेचर राइज करता है, तो ये गर्म हवाएं। यहां पे देखिएगा एक विंड है कैलिफोर्निया में चलने वाली, इस विंड को हम सांता अन्ना कहते हैं, सांता अन्ना कहते हैं, राइट। यहां पे एड्रियाटिक कोस्ट पे एक विंड चलती है जिसको हम बोरा कहते हैं। एक विंड और भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो विंड क्या है, बोरा मिस्ट्रल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा कि ये फ्रांस का एरिया है जहां नीचे आती है विंड, ठंडी हवा है मिस्ट्रल। अब देखिए इस क्वेश्चन में गलत क्या है, उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि सांता अन्ना जो विंड है वो एप्लेशियन पर्वत से चलती है। ये तो गलत है। सांता अन्ना पर्वत कैलिफोर्निया की जब हवा हुई तो एप्लेशियन पर्वत से उसका क्या रिलेशन, तो गलत हुआ। ये रिलेशन आपका अमेरिका के पश्चिमी तट का है और वो कैलिफोर्निया की विंड है। होप ये बातें आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट आपका एरिया है कॉपन से, वेरी इजी पूछा हुआ है, मैं इसको यही मार्क कर दूं तो ज्यादा अच्छा है। देखिएगा कॉपन थ्योरी सबको जरूर आना चाहिए। कॉपन के जितने भी कंसेप्चुअल एरियाज हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने कंसेप्चुअल एरिया ने उसके नाम ही पूछ दिया है। तो देखिएगा कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है इसको एएम क्लाइमेट कहते हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है उसको हम कहते हैं एएफ क्लाइमेट। स्टेपी क्लाइमेट को बीएस क्लाइमेट कहते हैं और जो हमारा ट्रॉपिकल सवाना है उसको हम एडब्ल्यू क्लाइमेट कहते हैं। ये तो मैंने अपनी नॉलेज से बता दिया। अब ये बता दिया इसको आप याद कैसे करें। कॉपन को बिना किसी मिस्टेक से याद करने के लिए मैं आपको एक एरिया देता हूं, एक ऐसा एरिया जिसे आप इसको याद कर पाएंगे बेहतर से। एक टेबल देता हूं, हर्बर्टसन ने टेबल दिया, उस टेबल को मैं यूज करता हूं हमेशा हमेशा जहां भी
ज्योग्राफिक एनालिसिस आता है, तो देखिएगा कि ये 0 to 10 एरिया है। ये एरिया AF क्लाइमेट का है। ये आपका 10 to 30 एरिया है, ये AW क्लाइमेट का एरिया है। ये AM क्लाइमेट का है, मानसून क्लाइमेट है, पूर्वी क्षेत्र में होते हैं। ये एरिया AM क्लाइमेट का है। ये BW क्लाइमेट है। ये मेडिटेरेनियन सी स्मॉल एस क्लाइमेट का है। ये एरिया BS है। ये लॉरेंशियल टाइप है या चाइना टाइप कहिएगा, CFA CFB है। तो इस तरह देखिएगा कि जो हर्बर्टसन ने जो टेबल दिया है, उस टेबल में अगर क्लाइमेट को रख दीजिए तो आपको कभी गलती नहीं होता, हमेशा हमेशा आपको याद रहता है। तो ये हमने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया कॉपेन को लेकर, और ये बताया कि किस प्रकार हम इस तरह के क्वेश्चन को बिना किसी मिस्टेक के याद रख सकते हैं। देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा एरिया है साइक्लोन से पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन हरिकेन इज फाउंड इन आई ऑफ साइक्लोन, a spiral band of thunderstorms, the eye wall of cyclone and the easterly waves, right? मैं इसको बेहतर से बताता हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो आपका साइक्लोन होता है, इसको मैं एक इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, एक साइक्लोन है तो उसमें इस तरह के लेयर्स आपको नजर आएंगे, इस तरह के लेयर्स नजर आएंगे। ये आपको हॉरिजॉन्टली नजर आ रहा है। अगर इसको हम बदल दें वर्टिकली, तो ये एरिया जो आपका फर्स्ट एरिया है, ये एरिया आई ऑफ साइक्लोन है। जो दूसरा एरिया है, इसको बोलते हैं वॉल ऑफ साइक्लोन। ये तीसरा एरिया है जिसको बोलते हैं हम इनर सर्किल, इसको बोलते हैं आउटर सर्किल। और जो लास्ट एरिया है, सबसे लास्ट साइक्लोन का जो सबसे बड़ा फ्रिंज एरिया होता है, इसको बोलते हैं एनुलर जोन, एनुलर जोन। तो चक्रवात के केंद्र से लेकर बाहर की ओर इस तरह के उसके ऑर्गन्स नजर आते हैं। इस एरिया में देखिएगा, ये इनवर्ड मूवमेंट होता है और इसमें कोई गति शांत क्षेत्र होता है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा जो अपलिफ्टमेंट और वायलेंट एरिया होता है, सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है, ये होता है वॉल ऑफ साइक्लोन। और इस सभी एरिया को हम विंग्स ऑफ साइक्लोन कहते हैं। तो विंग्स ऑफ साइक्लोन, चक्रवात के पंख कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आई ऑफ साइक्लोन शांत एरिया है और सबसे ज्यादा जो वर्षा हो रही है, मैक्सिमम इसके प्रोसेस में जब चक्रवात पढ़ाएं तो उसमें बताएंगे हम, ये एरिया सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र होता है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे पूछा कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है और सबसे ज्यादा। अब देखिए, सेलवाज, सेलवा बहुत ही इजी शब्द है और सेलवाज हमने कई बार आपने पढ़ा है, जी के तौर पे भी पढ़ा होगा, जीएस तौर पे भी छोटे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा होगा। ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसा करके पूछा, ब्रॉडलिप डिसीडियस, ब्रॉडली एवरग्रीन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस डिसीडियस फॉरेस्ट, ये सारे मिक्स करने की कोशिश किया है। दूसरा, ये ब्रॉडलिप एवरग्रीन उन्होंने जोड़ा है। सो इसका जो सही शब्द है वो अमेजन बेसिन एक जगह है। आप देखिएगा कि इस तरह का अमेजन बेसिन का एरिया है। इस एरिया में, इस एरिया को पुर्तगाली शब्द में हम सेल्वास कहते हैं। ये सेल्वास है पुर्तगाली शब्द जिसका अर्थ होता है सदाबहार वन। सो ब्राजील का, चूंकि ब्राजील में पुर्तगालियों का शासन रहा है, तो पोर्तुगीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है सेल्वास। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हमने सिलेक्ट किए हैं इसमें, द नॉर्मली साइकिल ऑफ एसोसिएटेड विथ, आमतौर पे देखिएगा जनरल साइकिल ऑफ इरोजन, फ्यूबल साइकिल होता है, रिवर साइकिल होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो लास्ट एरिया हमने कहा, द मोस्ट डिटेल ऑफ वर्ल्ड टोपोग्राफी बिलोंग्स टू, देखिएगा जितने भी टोपोग्राफी है उसमें परिवर्तन आया है और ऐसा लैंडफॉर्म्स जो आपको विजिबल दिखाई देता है और उसका स्वरूप आपको दिखाई देता है आज के दिन में, जैसे हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स है, इन सभी का फॉर्मेशन सेनोजोइक एरा में हो। सो डिटेल इंफॉर्मेशन आज के दिन में जो अवेलेबल है
वो है आपको सेनोजोइक एरा का। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रयास एनालिसिस का होना चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन के सामने आइए तो उसके बारे में जितने भी आइडियाज हैं उस सभी को उसके साइड में लिख जाइए। जैसे मैं प्री कैम्ब्रियन एज को लिखूं, उसको लिख जाऊं, पैलेजोइक का ड्यूरेशन लिख जाऊं, मेसोजोइक का लिख जाऊं, उसके सामने क्या क्या बना वो लिख जाऊं, तो लगेगा कि ये इसका डिटेल स्टडी हो गया। इसमें देखिएगा कि सरफेस लैंडफॉर्म्स अभी डिटेल नहीं पढ़ाता हूं, नहीं बताता हूं, एक फॉर्मूले हमने आंसर बता दिया। तो आप याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चंस को एनालिसिस करें तो इस वे में एनालिसिस करें। मैं अपने कोर्स के दौरान और अब भी जो जिन लेक्चर हैं आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस के लिए एक प्रयास है, उसमें इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और जब भी मैं किसी लेक्चर सेशन को एक्सप्लेन करूं तो आप उस वे में अगर उसको कर लेते हैं, चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल कर लेते हैं, तो मेरा प्रयास है, मेरा विश्वास है कि नेट जैसे एग्जामिनेशन में जहाँ तक स्कोर 70% से ज़्यादा नहीं जाता है, उस एरिया में देखिएगा आप बेहतर ज़रूर कर पाएंगे। और उसमें 70% क्या कहिए कि उससे भी कम, वहाँ तक जाकर सिलेक्शन बहुत JRF भी हो जाता है। और जो लेक्चर पात्रता परीक्षा के लिए जा रहे हैं या प्रवक्ता परीक्षा के लिए जा रहे हैं, वो 100% मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। कोई एक दो गलत हो जाए तो कहिए कि भगवान का दोष। सो जरूरी है कि आप सभी इस चीज़ को डिटेल स्टडी करें और मेरे साथ इन चीज़ों को में लगे रहें, बने रहें, जिससे कि मैं पूरी ऊर्जा से आप लोगों के साथ काम कर पाऊँ। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।